नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर विद अरुण में। आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 6 देखेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। शुरुआत करते हैं। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। आप जानते हैं, पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थलमंडल के कुछ भाग ऊंचे, नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। चलो अब स्थल रूपों को देखते हैं किसके परिणाम स्वरूप बनते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। पहली प्रक्रिया है आंतरिक, दूसरी है बाहरी प्रक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे आंतरिक प्रक्रिया के बारे में। क्या है आंतरिक प्रक्रिया? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है, जिसका हमें अनुभव नहीं होता है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंसी जाती है। दूसरी प्रक्रिया है हमारी बाहरी प्रक्रिया। बाहरी प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। यहाँ अपरदन की परिभाषा दी है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा सतह नीचे हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। ये किसके द्वारा होती हैं? लगातार प्रक्रियाएं बर्फ, वायु तथा जल के द्वारा, बहते हुए जल के द्वारा। अब हम देखते हैं वर्गीकृत कितने भागों में करते हैं हम स्थल रूपों को। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी पहले भाग को हम पर्वत में वर्गीकृत करेंगे जो ऊंचे होते हैं, फिर पठार में, फिर मैदानों में। इसको हम आगे अभी जानेंगे। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पहले पर्वत, माउंटेन क्या है। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। हम मानते हैं ये पर्वत है। इसका जो शिखर है वो शंक्वाकार है या फिर छोटा है। शंक्वाकार है या फिर इसका छोटा है ये शिखर। जो इसका आधार है पर्वत का, वह बहुत चौड़ा है। यही इसमें बताया है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। इस आसपास के क्षेत्र से यह बहुत ऊंचा है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। बहुत सारे ऐसे पहाड़ हैं जो बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे हम और आप ऊंचाई पर जाएंगे, जलवायु ठंडी होती जाती है। जैसे हम जाएंगे लद्दाख या जम्मू कश्मीर, ये ऊंचाई पर स्थित भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो यहाँ ठंडी जलवायु होती है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती हैं। उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ हिमानी की परिभाषा दी है। हिमानी किसे कहते हैं? यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें हम देख नहीं सकते। भारत में ऐसे भी पर्वत हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, वो समुद्रों के भीतर हैं। आगे बढ़ते हैं अब। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं।
यहाँ बताया गया है पर्वतों पर लोग कम निवास क्यों करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है। अभी हमने बताया ये पर्वत है, आधार इसका चौड़ा है और शिखर इसका शंक्वाकार है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। श्रृंखला हम समझें तो पर्वतों के बहुत छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े रूप एक ही लाइन में व्यवस्थित हो तो उन्हें पर्वत कहते हैं। जैसे ये चित्र हमने बनाया है, एक ही श्रृंखला में स्थित पर्वतों को श्रृंखला कहा जाता है। अब हम देखते हैं पहाड़ी किसे कहते हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। या फिर 600 मीटर से जिसकी भी ऊंचाई अधिक होगी उसे हम कहेंगे पर्वत, और 600 मीटर से कम ऊंचाई वाले को हम बोलेंगे पहाड़ी। अब देखते हैं पर्वतों का वर्गीकरण। टाइप्स ऑफ माउंटेन। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला है वलित पर्वत, दूसरा है भ्रंशोत्थ पर्वत, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। सबसे पहले हम देखेंगे वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन को। जब पृथ्वी की परतें आपस में टकराकर ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं तो वलित पर्वत बनते हैं। इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर नुकीले शंक्वाकार होते हैं। उदाहरण के लिए हम लेते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला जो कि भारत में है, आल्प्स जो कि यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, एंडीज जो कि दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखला है। अब हम देखते हैं अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। यह अब काफ़ी घिस चुकी है क्योंकि अपरदन की प्रक्रिया से इनकी ऊंचाई घट जाती है। अरावली पर्वत की ऊंचाई अपरदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप घिस चुकी है। अपरदन। आगे देखते हैं पुराने वलित पर्वत के उदाहरण देखते हैं। अब हम अल्पेशियन पर्वत जो कि उत्तरी अमेरिका में है, यूराल पर्वत जो कि रूस में है, ये पुराने वलित पर्वतों के अन्य उदाहरण हैं। भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इस पॉइंट को याद रखें। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन्स। जब पृथ्वी की परतों में दरारें भ्रंश पड़ती हैं और कुछ भाग ऊपर उठ जाते हैं उन्हें हम उत्खंड कहते हैं, तथा कुछ नीचे धंस जाते हैं उन्हें द्रोणिका कहते हैं। तो इन्हीं को भ्रंशोत्थ पर्वत भी कहा जाता है या कहते हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत के कुछ उदाहरण हैं राइन घाटी, वॉसजेस पर्वत, और जो कि यूरोप में है। दोनों ये घाटियाँ ये यूरोप में पड़ती हैं। ऊपर उठा हुआ भाग हमने देखा अभी उत्खंड या फिर होस्ट कहलाता है। नीचे धसा हुआ भाग यानी द्रोणिका, ग्रेबन कहलाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन्स। ये पर्वत ज्वालामुखी विस्फोटों से बने होते हैं। कौन से पर्वत? ज्वालामुखी पर्वत। जब पिघला हुआ लावा ठंडा होकर कठोर हो जाता है तो वह पर्वताकार बन जाता है। इनके कुछ उदाहरण हैं अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा। ज्वालामुखी पर्वतों के कुछ बेहतरीन उदाहरण दिए हुए हैं। अब पर्वतों का उपयोग देखते हैं।
पर्वत केवल भौगोलिक संरचना ही नहीं है बल्कि मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी भी हैं। देखते हैं अब, पर्वतों में हिमानियों ग्लेशियर्स होती हैं जो पिघलकर नदियों को जन्म देती हैं, जैसे भारत में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो कि पर्वतों की हिमानियों से आती हैं। पर्वतीय जल से सिंचाई की जाती है और बांध बनाकर पनबिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न की जाती है। यानी पर्वतों की नदियों से हमें बिजली भी उत्पन्न करते हैं। पर्वतीय नदियाँ घाटियाँ उपजाऊ भूमि देती हैं। पर्वतीय नदियों की जो घाटी हैं वो उपजाऊ भूमि भी उत्पन्न करवाती हैं। आगे देखते हैं हम, पर्वतों पर अलग अलग ऊंचाई पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्वतों पर जीव जंतु वनस्पति नहीं पाई जाती है, अवश्य पाई जाती हैं। वनों से हमें क्या क्या उपलब्ध होता है? ईंधन, चारा, गोंद, रेजिन आदि मिलते हैं जो कि पर्वतों पर हैं। पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और साहसिक खेलों के लिए भी प्रसिद्ध है। पर्वतों पर साहसिक खेल भी खेले जाते हैं और प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए लोग भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ आते हैं। आगे देखते हैं अब हम देखते हैं पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्र से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग हमारी मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे हो सकते हैं जिसके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार, भारत में कौन सा पठार? दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। अब हम देखते हैं तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। कौन सा पठार? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्री तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। अब हम देखते हैं इनका उपयोग क्या है पठारों का। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। खनिज पदार्थ हम उसे कहते हैं जो पृथ्वी के नीचे से निकाले जाते हैं। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीका का पठार। भारत में छोटा नागपुर, जैसे अफ्रीका में पठार सोना और हीरो के लिए प्रसिद्ध है, ऐसे भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। अब इसके अतिरिक्त पॉइंट के बारे में देखते हैं पठारों के। पठारी क्षेत्र में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। जलप्रपात यानी झरना, क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात, ये हम अंडरलाइन कर देते हैं जो हुंडरू जलप्रपात है, इम्पोर्टेंट है, तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इसी प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है। लावा पठार में कौन सी मिट्टी की प्रचुरता होती है? काली मिट्टी।
जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठार में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। आगे देखते हैं अब मैदानों के बारे में। मैदान क्या है? प्लेन्स। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वत के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं। हम जानते ही हैं बात, नदियां हमेशा पर्वतों से ही बहती हैं तथा उन्हें अपरदित कर देती हैं। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थ जैसे अपरदित पदार्थ बताया है, पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। मैदानों के बारे में यहाँ बताया है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ मैदानों के बारे में और अधिक जानकारी दी है, तो देखते हैं। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है क्योंकि यह समतल होते हैं। इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा लाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित जो कि हमारा भारत देश है, उसमें गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं, मैदान मनुष्यों के लिए रहने का सबसे उपयोगी क्षेत्र है, इसीलिए लोग मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गंगा के मैदानी क्षेत्रों में। यही हमारा लास्ट टॉपिक था आज के लिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।